सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 लेकर के। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है लगातार। उसी का लेक्चर नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, अगर आपको याद है कि आप लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने अटेंड किया है तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में। और वो होमवर्क था कि हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या करना है हमको, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा, किसी से हुआ होगा, किसी से नहीं हुआ होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 95% बच्चों से ये सवाल हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस पहले लेक्चर में कर ली थी इसको लेकर के, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करना चाहूंगा कि आपका हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो एक बार देख लो और इससे तुमको आइडिया मिल जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग आज करेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, तो इसलिए न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहें। करते हैं भाई। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हम लिखते ही हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लिख लो रिएक्टेंट के टर्म्स में, फिर लिख लेना प्रोडक्ट के टर्म्स में। रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या हो जाएगा, डी बी आर माइनस अपॉन डी टी। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, सभी लोग बोलेंगे क्या लगेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट घटता है, घटने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, माइनस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शक्ति की बैठक। ठीक है, अब देखना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है वही माइनस लग जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं का मतलब क्या है, 1 है। और 1 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है तो तुम मुझे बता देना। तुम्हारे पढ़ने से क्या ही होगा, तुमको तो बहुत चीज़ों में फर्क पड़ा था, लेकिन तुम्हारी बात कौन नहीं सुनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में होगा। ठीक है, अब मैं इसी के आगे प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको सेपरेटली लिख रहा हूँ जिससे कि क्या हो, थोड़ा तुमको लगे कि भाई कुछ हमने अलग से किया है। ठीक है, DBr2 हो जाएगा प्रोडक्ट, थोड़ा ब्रैकेट बनाने की हैबिट है ना, इसीलिए हो जा रहा है गलत। ठीक हो जाएगा तुम्हारा 1/3 प्लस की माइनस, बिल्कुल यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। जब भी हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और जब प्रोडक्ट बढ़ेगा उसके लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर बात करूं दूसरा हमारा कौन है, H2O है, पानी। जूस पिला दो। ठीक, अब देखना क्या, 1/3 फिर से क्या लग गया तुम्हारा, ये प्लस लग गया। सिंपल सिंपल बातें हैं। ये तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट के टर्म्स में, ये हो गया प्रोडक्ट के टर्म्स में। क्या ये बात बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस खाली तुमको क्या लिखना है, उनके टर्म्स में लिख देना है, ऊपर उनका चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे क्या चेंज इन टाइम, और नीचे यहाँ पे क्या लगा देना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। दोनों का 3-3 है, बात ही खत्म हो गई। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ जाएंगे। आगे तो भाई थैंक यू, तो पिछले क्लास का है, इतना थोड़ी क्लास बंद होगी। अब एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, कई बार इसको लोग मतलब पढ़ाते ही नहीं है टीचर्स, और कई बार लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं इस बात पे। लेकिन ये क्योंकि हम लोग अभी ताजा ताजा हमने हर एक चीज पढ़ी हुई है, इसलिए ये वाली बात हमको ऐसे समझ में आ जाएगी। देखना कैसे आ जाएगी समझ में। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब क्या है, अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं, मान लो मैंने 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया, तो क्या होगा, वो सारे के सारे 0 से 5 के बीच में अगर तुम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करो, उन सबका सम हो जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनना, आराम से बात सुनना। ठीक है, आराम से बता रहा हूं मैं। अगर हमने मान लो फॉर एन एग्जांपल 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया, 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 0 से 5 तक थोड़ा 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 इंटरवल लेकर के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया। क्या उन सबका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उतने टाइम के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, टाइम इंटरवल सेम रखो, इंस्टेंटेनियस फाइंड करो, कुछ 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 ऐसे करते करते उन सबका सम कर दो, तो वही क्या है तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। हो सकता है ये लाइन तुमको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है ये लाइन तुमको तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए, नीट में मिल जाए, जेईई मेंस में मिल जाए, कहीं भी तुमको ये लाइन मिल सकती है। अगर तुमने ये लाइन पढ़ी होगी तुमको पता होगा कि भाई सर ने तो पढ़ाया था। अगर सर ने नहीं भी पढ़ाया है तो ये लाइन में तो लॉजिक भी है, इसमें लॉजिक भी है भाई, लॉजिक वाली बात तुमसे क्या ही करे। अरे क्या लिखा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम।
मतलब क्या है, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, उसका प्लॉट दिया हुआ है, तो उसमें रिएक्टेंट का टेंजेंट और प्रोडक्ट के टेंजेंट का क्या मतलब है, ये मैं दूंगा तुमको होमवर्क। क्या ये सवाल बहुत टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, पिछले क्लास के ऊपर बेस्ड है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिमाग को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। आप 12th क्लास में पहुंच चुके हैं तो आपको दिमाग यूज करना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ आपका रट करके हो जाएगा 12th क्लास में आने के बाद भी, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर वाली बात है, ये ऐसे नहीं, अब दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ऐसी दुनिया 10th क्लास तक थी। अगर 12th क्लास में आने के बाद भी तुमको ये फील हो रहा है कि तुम्हारा सब कुछ रट करके हो जाएगा, जो बच्चे सीरियसली 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये पता है कि भाई 10th क्लास वाली दुनिया अलग थी, 11th 12th वाली दुनिया अलग है, स्पेशली 12th वाली दुनिया अलग है। अब रट करके काम चलने वाला नहीं है, अब चीजों को समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। जो पढ़ रहा है अच्छे से उसको ये बात पता है, उसको मेरी बात फील हो रही होगी कि भाई 10th की दुनिया कुछ और थी, 12th की दुनिया कुछ और है। जिसको नहीं हो रहा है भाई वो जाओ अपना काम करो, पढ़ना शुरू कर दो यार। अब देखते हैं क्या आपका फीचर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के ही कुछ फीचर्स, ठीक है। देखना पड़े ध्यान से। फॉर रिएक्टेंट्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन जब तुम लिखते हो रिएक्टेंट्स के लिए, तो जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या बताता है, क्या बताता है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। जाहिर सी बात है, आगे बढ़ो। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम द नेट रिएक्शन रेट इज 0। मतलब क्या, इस बात को मेरे बड़े ध्यान समझना। अगर तुमने इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर क्लास 11 में पढ़ रखा है तो एक शब्द यहां पे लिखा हुआ था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं तुमको 11th में लेके जा रहा हूं। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझना पड़े ध्यान से। मान लो ए से बन रहा है बी, ये जो बीच में साइन लगाया है बहुत लोगों को यही नहीं पता हुआ क्या होता है। ये बीच के साइन को बोलते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलेंगे जो बच्चा पढ़ रखा है। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं भाई, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड। तो क्या रिएक्शन कुछ चलता हुआ तुमको दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। दोनों बराबर होंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है ऐसा मेरी जुबान से भी नहीं निकला है, वरना ऐसा होता है। होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। मतलब जितना रेट से फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, उतना रेट से कहां आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। मेरी बात ये है, ठीक है, मैंने ये बात बोली है, समझना मेरी बात को। ए से बी बन रहा होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बी से ए बन रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, पीले कलर से लिखूंगा, क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन, अमाउंट, ये सब बराबर होने की मैंने बात नहीं की है। तो जब दोनों का रेट बराबर है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, रिएक्शन जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आ जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन चल तो रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है भाई, ठीक है, प्रोडक्ट भी इससे बन रहा है इस रिएक्शन में, लेकिन जितना प्रोडक्ट बन जा रहा है तुरंत वो क्या हो जा रहा है, रिएक्टेंट बन जा रहा है। ये बात वो बोल रहा है, ये बात बोल रहा है भाई वो, ठीक है, समझ जाना तुम इस बात को। खत्म हो गई बात मेरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम द नेट रिएक्शन रेट इज 0। नेट का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन नेट कितना चला, बिल्कुल नहीं चला मेरे भाई, जितना फॉरवर्ड हुआ उतना ही बैकवर्ड हो गया, चला ही नहीं रिएक्शन। मैं 2 कदम आगे गया 2 कदम पीछे हो गया, मैं कितना चला, मैं चला तो 4 कदम, लेकिन नेट कितना चला, कुछ नहीं चला। नेट कितना चला, मैं कुछ भी नहीं चला। वही वाली बात यहाँ पे हो रही है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, नेट कुछ नहीं चला, वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब आगे देखो मेरी बात को, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब रेट है ना भाई, रेट क्या, नेगेटिव रेट कैसे हो सकता है, रेट क्या है, पॉजिटिव ही होगा। जो यहाँ पे माइनस लगता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, बस इतना, खत्म बात हो गई। माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में जो माइनस आता है, जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, वो माइनस ये बता रहा है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है, बात खत्म। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे देखो, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने एक बात बोली थी क्लास में, अगर तुमको याद है तो,
मैंने बात बोली थी कि अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हम रिएक्टेंट के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, अगर फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू तो। लेकिन अगर हमको उसका डिपेंडेंसी देखनी है तो बस खाली हम लोग किस पे देख सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में। मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। फाइंड करना है तो तुम फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट से भी और रिएक्टेंट से भी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है डिपेंड, बस खाली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात। इसीलिए क्या होता है, तुमने देखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, खत्म बात, एंड ऑफ डिस्कशन। कहां गया भाई, अरे क्या लिखा, एक्टिव मास का मतलब वही कंसंट्रेशन, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग एक्टिव मासेस, उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग प्यार से, मोलैरिटी बोलते हैं। ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, बात ही खत्म हो गई। इट वेरीज विद टाइम, देयरफॉर इट इज बेटर टू यूज एवरेज रिएक्शन रेट। मतलब क्या है, अगर तुमको बड़े लेवल पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हमारे सब्जेक्ट पे हमारे जो आएंगे सवाल, उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस हमारा काम हो जाता है, मैक्सिमम टाइम हमारा इंस्टेंटेनियस फाइंड काम हो जाता है। अगर तुमको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काम करना है, बड़े बड़े रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करने हैं, तो आपको एडवाइस करते हैं कि तुम क्या यूज करो, तुम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज करो। क्यों? क्योंकि जो रेट है वो टाइम के साथ वेरी होता रहता है, जो रेट है वो टाइम के साथ वेरी होता रहता, इसलिए क्या भाई, एवरेज करो यूज, तुम्हारा एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी। आगे बढ़ जाएंगे, डायनामिक हो ही गया। अब सवाल करते हैं भाई, ठीक है, क्या करते हैं, अब सवाल करते हैं। प्रॉब्लम 1 क्या है तुम्हारा, अमोनिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पे अमोनिया का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखते हैं बड़े ध्यान से। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या है, ये आपका सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुका है, असम बोर्ड 2012 में आया है। रेट ऑफ रिएक्शन को हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, लिख लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। पहला, अब मैं सबको लिखूंगा एक साथ, जिससे क्या हो, तुमको कभी ये ना फील हो जाए कि ये दोनों को साथ में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम दोनों को साथ में बिल्कुल लिख सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में हम लोग साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रिएक्टेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, अमोनिया, निमोनिया, DNH3 अपॉन DT। रिएक्टेंट है तो माइनस में चलेगा काम तुम्हारा, 1/4 इज इक्वल टू, O2 की बात करें तो DO2 DT माइनस में चलेगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/, बात ही खत्म हो गई। अब आ गए हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर, DNO और DT 1/4, प्लस की माइनस, तेज बोलोगे, तेज एकदम तेज बोलो, प्लस, एंड ऑफ डिस्कशन। DH2O DT क्या चलेगा, 1/6, प्लस की माइनस प्लस, खत्म, बात हो गई। अब मेरी बात को तुम मुझे बताना कि क्या इसमें तुमको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। बिल्कुल सर, हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पहला आंसर था। दूसरा देखना आंसर, लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इतना, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हारा कितना, अब मैंने क्या बोला था, अगर तुमको याद है तो हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस पढ़ रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, वही रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। ठीक है, दोनों बातें सेम ही है, वर्ड का खाली फर्क है। ठीक है, तो मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन को यहाँ पे, क्योंकि हमने रेट ऑफ अपीयरेंस के नाम से पढ़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको रेट ऑफ अपीयरेंस ही लिखूंगा। देखना मेरी बात को, रेट ऑफ अपीयरेंस का दिया है, NO का दिया हुआ है, कितना है 3.6 × 10⁻⁻3। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, मोल इनवर्स। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, क्या मैं रेट ऑफ अपीयरेंस को ये लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताना। क्या यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आएगा, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। जब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखते हो तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है। जब रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर इन सब चीजों को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखते हो तब क्या आता है,
तब आता है तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अकेले अकेले लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख रहे हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हो, तब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी काम वहां पर नहीं होता। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड। बढ़ते हैं आगे। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, हो सकता है कहीं काम आए। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं भाई, वैसे भी ठीक है, हो सकता है काम आ जाए, हो सकता है। थोड़ा अलग कलर से अगर लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमको मिल चुका है हमारे काम का सामान। काम का है कि नहीं है वो भी प्रूव हो जाएगा। अब देखना ध्यान से। अब उसने क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 उसने पूछा है। क्या पूछा उसने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसका पूछा है, NH3। तो पहले इसको लिख लो, ये होता है ना भाई, ये दिया हुआ है ना, -1/4 DNH3 अपॉन dt। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, मुझे बताना। ये ठीक है ना भाई, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? कमेंट कर दो, कमेंट कर दो कुछ गलती हुई है तो। आगे देखना, DNO। अब क्या है, NO का दिया हुआ है, लेकिन जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन में लिख रहा हूं इसको, तो मैं नीचे क्या लगा दूंगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। NO का कितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 4 है, ठीक है, 4 ही 4 है क्या दोनों का, ठीक है ठीक है, 4 ही है। DNO अपॉन dt। अब मुझे बताओ, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? कुछ गलती नहीं हुई है भाई, माइनस प्लस तो ठीक ही है। अब देखना बड़े ध्यान से, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? अरे बचपन में जाओ, बचपन में अगर a इज इक्वल टू बी है और a इज इक्वल टू सी है, तो क्या b इज इक्वल टू सी भी होगा? बिल्कुल 150% होगा, बिल्कुल 150% होगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है और रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे? होंगे तो लिख लो। क्या लिखना है, 1/4 DNH। अब देखो, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको सिखा रहा हूँ, वरना इन सब क्वेश्चंस में इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है, ठीक है। DNO2 था ना, क्या था भाई, DNO था कि DNO2 था, देख रहे थे, दोनों ही कंपाउंड्स हैं, NO, DNO अपॉन dt, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। प्लस माइनस का यहाँ पे हमको कोई भी यूज नहीं है, घटने बढ़ने का कोई क्या यूज नहीं है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा उसने तुमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अब भाई एक चीज मुझे बताना बड़े ध्यान से भाई, ठीक है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के। क्या इसकी वैल्यू दी हुई है सवाल में? भाई थोड़ा पहले कलर चेंज करो, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। ये वाला कलर, ये भी नहीं कलर सही है यार। क्या इतने की वैल्यू दी हुई है सवाल में? इतने की वैल्यू सवाल में दी हुई है। बढ़ जाओ आगे, कितना दिया भाई, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। खत्म बात। ये 4 से 4 तो कट भी सकता है, ऐसा भी होता है मैथ में। तो क्या जितनी वैल्यू इतने की होगी उतनी ही वैल्यू इतने की भी होगी, तो हमारा आंसर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल चांसेस हैं, आ सकते हैं। बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो चांसेस है इस तरह के भी आ सकते हैं, ठीक है। हमको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। इतने टाइम वाला ये सब सवाल नहीं है, ठीक है। पहले रुक जाओ तो भाई मैं कलर पहले चेंज करूँ, लाल कलर कर देना, ठीक है, लाल परी, लाल परी। चलो इतना टाइम वैसे लगता नहीं है, लेकिन यहाँ लग रहा है। और सवाल कुछ इसमें पूछा है क्या? उसने पूछा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। पहले का बी, सेकंड का बी है ना, सेकंड का सेकंड है, चलो कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट ऐसे लिखना है भाई इसको, ठीक है, और ये सेकंड ऐसे वाला सेकंड है। ये सेकंड का फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड के फर्स्ट का आ चुका है, सेकंड का फर्स्ट, अब सेकंड का सेकंड। उसने पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। एफ में थोड़ा चेंज करोगे तो ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1/6 H2O ये दिया हुआ है तुम्हारा। अब मैं इसको डायरेक्ट एक बार लिखूँ, क्या लिखता हूँ तुम बताना सही है कि नहीं। 1/4, ठीक है, DNO है, अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6 है ना, 6 है, 1/6 DH2O। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कितने बच्चों को लगता है कि ये बात मैंने सही यहाँ पे लिखी हुई है।
कमेंट करो भाई, कमेंट करेंगे, तुरंत कमेंट करो। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप कमेंट करिए प्लीज। कितने बच्चों को लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है? ठीक है, ये प्लस प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल मुझे यहाँ पर। बताओ कितनों को लगता है कि ये बात सही है? समय दिया मैंने बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इस वजह से सही है। ये दोनों भी बराबर हैं आपस में, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। तो मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। अब मुझे बताना 1/4 मल्टीप्लाई बाई, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कि हमने फाइंड किया है, सवाल में दिया हुआ था बेसिकली। 1/6, इसको पूरे को x मान लो, यही तो तुम्हें फाइंड करना है ना, इसी को तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ देखो, इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10 रेशो द पावर -3 इज इक्वल टू x। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 3 जा 54, 5.4 इंटू 10 रेशो पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x। x का मतलब जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, ये दूसरा वाला x है, समझो। ये लो, ओहो, ये तुम्हारा आंसर आ गया दूसरे सवाल का। अब मुझे बताना कितने बच्चों, हालांकि हम लोग इसके ऊपर और भी सवाल अभी करने वाले हैं, परेशान मत होना। फिर भी बताओ कितने बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ चुका है? एक बार देख लेता हूँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है एकदम परफेक्ट। 21 मिनट का लेक्चर पूरा भी हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ चुका है? अगर ये आ चुका है तो भी एक और करते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक और ये वाला भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, सवाल करेंगे, सवाल से तो इंसान सीखता है। देखो क्या लिखा हुआ है, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाई इतना इन 5 सेकेंड इन क्लोज्ड वेसल। देखना क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाई इतना इन 5 सेकेंड इन अ क्लोज्ड वेसल। मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना बढ़ा है कंसंट्रेशन। अच्छा, प्रोडक्ट का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? जाहिर सी बात है क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताना। इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है ना चेंज, 2 इंटू 10⁻²। कितने देर में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। बिल्कुल सही है भाई, यही तो उसने दिया ही है सवाल में, यही उसने सवाल में बात ही की है। 5/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, 0.4, तब और क्या, 0.4 तो होगा। अरे मुझे पहले से पता था भाई, मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला आ गया वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ गया। अब तुमसे पूछा उसने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या तुम NO2 का हमको पता है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो क्या हम NO2 के टर्म्स में लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या हम NO2 के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 150%। क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला, जब रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत लिखो, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में लिखो तो वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। कितना है, 1/4 प्लस चलेगा। अब इतने की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, इंक्रीजेज बाई इतना इन 5 सेकेंड, तो 1/4 इंटू 4 इंटू 10⁻³ 4 से 4 कट गया, यानी कि आपका 1 इंटू 10⁻³ ये तो तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 वो पूछ रहा है। कैसे करोगे, क्या तुम ये खुद से कर लोगे? सवाल और है ना, अभी सवाल तो बहुत है भाई, लेकिन क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या तुम ये खुद से कर सकते हो? क्या मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दूँ, खुद पानी पी लूँ? टाइम दो 2 मिनट का, मैं खुद भी करूंगा, लेकिन आपको मैं 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा, या फिर पॉज करके कर लेना, मैं तब तक पानी ले आता हूँ, ठीक है। करो करो, ट्राई करो, मैं पानी ले आऊँ। शक्ति की बैठक, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है भाई लोग सॉल्व? बिल्कुल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, मुझसे पढ़े हो तुम, आलतू फालतू साइंस थोड़ी पढ़े हो। देखो तो क्या, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, मैं भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है। दोनों को लिख लो, दोनों को लिख लो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ठीक है। अगर मैं लिखूं D N2O5 अपॉन dt, ठीक है, क्या है 1/2 है, -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH, अरे यार क्या है, NH NO2 है और 4 है, ठीक है, NO2 यानी कि 1/4 प्लस DNO2 अपॉन dt, ठीक है। अब क्या हमने DNO2 अपॉन dt फाइंड कर लिया है? बिल्कुल कर लिया है। देखते हैं तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा यार। हमको ये निकालना है, इसको x मान लो, इसको 1/2 मान लो, मल्टीप्लाई बाई इतने से, इतना कितना आया था, कितना आया था, 4 इंटू 10⁻³ आया था, 4 इंटू 10⁻³ 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ x इज इक्वल टू का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कितना, क्या हो जाएगा ये, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मुझे बताओ किसको किसको इस वाले सवाल में दिक्कत आ रही है, बताओ बड़े ध्यान से मुझे, किसको किसको इस वाले सवाल में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ ही नहीं सकती है, एक और सवाल कर लेते हैं भाई, समय हमारे पास बहुत है, ठीक है। समय की चिंता तुम मत करो, समय की चिंता कोई मत करो, बहुत सवाल है और समय भी बहुत है, समय भी बहुत है, आराम से सिलेबस पूरा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाले सवाल को मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि प्रेशर वाला सवाल है, ठीक है। खत्म है ना भाई, तो एक सवाल और कर लेते हैं। इस सवाल को तो तुमको घर पे जाके ट्राई करना है भर भर करके। कैसे ट्राई करना है मैं तुमको बता रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुमको फाइंड करना है, टाइम इंटरवल दिए हुए हैं और चेंज और ये कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करो तुम सीधा, मैं एक कर दूं क्या, रुको कर दूं क्या, एक कर दूं, करके दिखाता हूँ एक, ठीक है। मान लो मैंने चूज किया, मुझे 100 से 200 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, अब ये क्योंकि मेरा क्या है, रिएक्टेंट है C4H9Cl, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस भी लगा दूंगा। चलो 100 से 200, तो 200 सेकंड पे कितना दिया कंसंट्रेशन, 0.0671, ठीक है, माइनस 150 पे कितना, 100 कर दिया, 100 पे कितना है 0.0820, ठीक है, अपॉन टाइम पे क्या है 100 है। इससे क्या क्या मुझे कोई मतलब है, इससे मुझे सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या हुआ है, कंसंट्रेशन घट रहा है, रिएक्टेंट है, क्योंकि माइनस करो, कर लोगे, ठीक है। एक बचा, 7 में 2 गया 5 बचा, 16 में से 8 गया कितना हो जाए, 8 बचा, लो, अरे छोटा बड़ा हो गया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, बड़े से छोटे को माइनस नहीं करते हैं, 0.0671, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, 7 में 6 गया तो 1, 0 0, कितना आएगा, -0.0149, 0.0149, ठीक है। माइनस में आंसर आएगा तो ये भी आपको माइनस ही रहेगा, ये तो तुम्हारा माइनस में ही चलेगा काम, अपॉन 100 है तो नीचे जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना 0.0 या 9, 11 बजे 7 या 4, ठीक है ठीक है, 7 6 गया 1, सही है भाई। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या खेल हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब देखना 149, ये माइनस माइनस वैसे भी तो प्लस जाएगा यार, इसको तो मतलब इसका तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ये माइनस भी आया है तो भी क्या है, मैंने अभी क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये माइनस माइनस क्या हो गए, वैसे भी प्लस हो गए। 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। क्या मैं इसको थोड़ा अगर अच्छे से लिखना चाहूँ, थोड़ा सुंदर लगे देखने में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 1.49 इंटू 10⁻⁻4 कर सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेशन लगाओ, खत्म बात हो गई, ठीक है। अब अपना देख लो,
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है तुमको, तुमने ले लिया कोई भी टाइम इस टाइम, मतलब मैंने ले लिया कोई भी, तुमको सारे के सारे लेकर के ट्राई करना है, जिससे क्या हो तुम्हारा ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छे से हो जाए। इसको तुमने ले लिया, फिर तुम क्या करो, उसके बाद तुम दोनों का कंसंट्रेशन लिखो, यहाँ पे माइनस तुमको लगाना है क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, बात खत्म हो गई, और नीचे टाइम से अपना डिवाइड कर दो। अब देखना मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, हमको अब रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो हमको पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने उसको स्टार्ट कर दिया तो वो खत्म नहीं हो पाएगा जल्दी से। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 40, 45, 50 मिनट का लेक्चर है, उससे ज़्यादा लेक्चर ना खींचे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज ना हो जाए। क्या हुआ? ठीक है, तो हम लोग को इस तरह की बातें यहाँ पे करनी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, ठीक है, आवाज़ कुछ आ रही थी। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। अब मिलेंगे अगले लेक्चर। थैंक यू गाइस।